मेरा नाम एडवोकेट अमित चौधरी है और पेशे से आज वर्तमान में एक एडवोकेट हूँ, लेकिन एडवोकेट बनने से पहले की जो कहानी है वो सीखने की कहानी है, युवाओं के लिए मजबूत बनने की कहानी है। कहा तो मैं सेना में जाना चाहता था, मैं अपने बदन पे वो वर्दी सजाना चाहता था। तो 12 अक्टूबर 2011 की घटना है, जांच शिनाख्त कोई सबूत नहीं थी। उंगली फंसाई, किसी ने पेंट में उंगली फंसाई, बैठा के गाड़ी पे चल दी। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच मानवता की जो भी सारी हदें पार कर सकते थे, जो टॉर्चर में कभी फिल्मों में सुना था कि 3rd डिग्री क्या होती है, वो अपने ऊपर महसूस करी। जेल के गेट तक लाठी लगी, शर्ट भी फटी हुई थी, चप्पल तक खोजली थी, पैर सूज रहे हो, पीछे पे खाल ना हो, लोअर खून में भीग रहे हो, आपकी उंगली सूज रही हो, करंट लगा हो, याददाश्त हो रहे हो आप। जेल एक ऐसी चीज है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता ना अच्छे लोग मिलते। और जब जेल में गया तो तमाम जितने भी वहाँ गैंगस्टर थे सब ने ऑफर दिया कि हम तेरी जमानत करा देंगे, तुम हमारे लिए काम करना, तुम हमारे लिए मर्डर करना। मैं वहाँ सबके सामने रो भी नहीं पाता था। जेल के वॉशरूम में जाकर उनके शब्द को याद करके रो के अपना मुंह धो के अपने स्थान पर आकर फिर बैठा। जिस बच्चे में 75 किलो वजन था वो 45 रह गया। शायद कुछ पल और मेरी जमानत ना होती तो शायद मैं आपके पास ना बैठा। नमस्कार आप सभी को, टीआरडी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे अमित। आइए अमित से ही जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है अमित। मैडम आपका बहुत बहुत नमस्कार और आपका धन्यवाद। जी भाई, खुश रहें। आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम एडवोकेट अमित चौधरी है और मैं बागपत के गांव जो किरठल का रहने वाला हूं और पेशे से आज वर्तमान में एक एडवोकेट हूं, लेकिन एडवोकेट बनने से पहले की जो कहानी है वो असली कहानी है, जो बताने की है। वो असली कहानी है, वो सीखने की कहानी है, युवाओं के लिए मजबूत बनने की कहानी है। आपके साथ साझा उसे करूंगा। कहा तो मैं सेना में जाना चाहता था, मैं अपने बदन पे वो वर्दी सजाना चाहता था और जिस सपने को मेरे पूरे होने में मात्र 15 दिन शेष थे। आर्मी में मेरा जाना लगभग तय था क्योंकि मैंने एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, रिटन भी मेरा माफ था, स्टाफ के तौर पर मेरा सिलेक्शन तय था सहारनपुर में। 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन था जो 18 साल से में कुछ ही दिन मेरे ऊपर हुए थे। तो मैं अपनी बहन के यहाँ पे गाँव में उस गाँव में गया हुआ था। पहले मैं कॉलेज में था उस दिन, फिर शाम को मैं कॉलेज से ट्रेन में सवार होकर शामली पहुंच जाता हूँ और शामली वो बस भी जो उस गांव में 3 बस जाती है जहाँ मेरी बहन है, तो बस भी छूट जाती है। उस बस को मैं दौड़ के पकड़ता हूँ। तो ये मानो कि आप ये कह सकते हो कि आस और काश में मेरा जीवन बीता। काश तो ये था कि उस दिन वो बस छूट जाती तो शायद 12 साल सफर न करता। आस ये थी कि पता नहीं कब मुझे इंसाफ मिलेगा, कब उस संघर्ष में, जिस संघर्ष में मैं जी रहा था, हर पल जी रहा था, तो मैं उस गांव में पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा, कुछ ही घंटे मुझे उस गांव में गए हुए थे। रात को एक एनकाउंटर होता है वहाँ, और एनकाउंटर किसी आम आदमी का नहीं होता, पुलिस वालों का होता है। तो उस गांव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था सुमित कैल। यूपी सरकार से उसके ऊपर 1 लाख का नाम था। उसने अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिस वालों पर हमला किया और वो इतनी हाईलाइट यूपी की घटना थी कि उसका सीधा संज्ञान आदरणीय मायावती जी ने लिया और डीजीपी उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल जी थे। तो सीधा शासन से इस केस पे नजर रखी जा रही थी। वो गांव छोटा सा गांव है, घटना करने वाले कुछ ही चंद लोग थे, लेकिन मुकदमा लिखा गया आनन फानन में, वाहवाही के चक्कर में। पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन में क्या गलती हुई, उसमें 17 लोगों का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें जो लोग बाहर से आए हुए थे गांव में सारे पकड़ लिए गए। गांव से बाहर का व्यक्ति मैं था बस, बाकी वे सब एक ही गांव के थे। तो 12 अक्टूबर 2011 की घटना है। वो जब घटना हुई उस गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, गांव से भी दूर घटना हुई थी? गांव से भी दूर घटना हुई थी, लेकिन जिसने घटना की थी वो उसी गांव का 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था। अच्छा, जिसपे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, मतलब एक चर्चित अपराधी था। उसके गाँव में गैंगवार थी। वो गाँव छोटा सा गाँव है, लगभग कुछ ही खानदान उस गाँव में रहते हैं, तो कोई घर ऐसा बचा होगा जिसपे मुकदमा दर्ज नहीं करा पुलिस ने। तो जब जांच चलती रही, मैं तो अपने गांव में वापस आ गया। वापस आया तो कुछ दिन बाद पुलिस ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ भी करी, तो पुलिस को जानकारी हुई कि एक लड़का बागपत के गांव किरठल का भी आया था। अब मेरा गांव भी वेस्ट यूपी में चर्चित गांव है, घटना भी चर्चित हुई थी। तो जैसे ही वे लोग उठाए गए जिनके मेरी बहन थी, सारे लोग उठा लिए गए। गाँव के बॉस उठाए तो 100-200 लोग थे। तो मेरी बहन का फोन आता है कि पुलिस अमित को भी पूछ रही है। मेरे पिता के पास क्यों पूछ रही है? कह रहे कि वो उस दिन गांव में आया था और पुलिस वालों पे हमला हुआ था। तो मेरे पिता ने मुझे जान कर दी, मगर मेरा क्या मतलब उसमें? तो पुलिस ने सिर्फ उस लोकेशन के आधार पर मुझे उठाया। लोकेशन घटना स्थल की लोकेशन नहीं थी मेरी, कि मैं बाहर का व्यक्ति था। अब उन्होंने सोचा किरठल गाँव का लड़का है और जो कैल गाँव में आया है वो गाँव भी चर्चित है और ऊपर से पुलिस वाले होकर फिर वापिस वो चला भी गया। तो एक जो सस्पेंस उनके मन में जो पैदा हुआ, तो उस आधार पर मुझे क्या होता है कि जब पुलिस आई, इतनी पुलिस आई शायद गाँव के इतिहास में कभी इतनी पुलिस नहीं आई। कोई भी बाप
बाप अपने बेटे को ऐसे ही नहीं पुलिस को दे देगा कि आओ और तुम ले जाओ सर, जो तुम्हें करना कर लो। और जबकि पता है कि हमारा बच्चा इनोसेंट है। इनोसेंट है। हाँ। मेरे पिता ने हमारे परिवार के थे, जैसे गांव में कुंडबे बोलते हैं, कुंडबे में, वहां से मुझे सुला दे, लेकिन मुझे ही कहाँ नींद आई ऐसी बात सुन के। कुछ ही घंटे मैं उनके लेट पाया, सो पाया, तो मेरे पिता की आंख का ऑपरेशन हुआ था। और यहाँ पे हरियाणा में मधुबन है कोई, मधुबन करनाल के पास। हाँ, करनाल में, वहाँ पे कैंप लगता है आंखों का सैफ अली खान जी द्वारा प्रतिवर्ष। अच्छा। तो वहाँ पे बागपत यूपी में वो 5 दिन पहले गाड़ी गई थी मेरे पिता की आंख का ऑपरेशन करने के बाद, वो गाड़ी घर ही छोड़ी आई थी मेरे पापा को। तो वो लेंस हमने डलवाया था, 5 ही दिन हुए थे। तो जैसे मेरे पिता को उठाया उन्होंने, पुलिस ने सबसे ज्यादा उसी आंख का टॉर्चर किया जिसमें लेंस जो है मेरे पिता ने डलवाया था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। मेरे पिता को भी यातना आई थी, मेरी बूढ़ी माँ थी, घर में 2 लोग थे। उन्हें दिखा कि अमित की मम्मी की जान जा सकती है घर में, जो तो उन्होंने तांडव मचाया, सब तोड़ फोड़ करी। मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा हुलिया क्या है, मेरा फेस क्या है, मेरी शक्ल क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं क्या करता हूँ, कैसे मेरा नेचर है, कैसे मेरा कैरेक्टर। बस वो जो जुनून था कुछ लोग, मैंने ये भी महसूस किया पुलिस के मानवीय चेहरा भी देखा मैंने उसमें कोविड में, लेकिन कुछ लोग पुलिस में ऐसे भी देखे कि वर्दी में वे बड़े निरंकुश बन जा होते हुए हमारे बीच के लोग ही है, हमारे परिवार से भी गए हुए हैं पुलिस में। ये लगता है मुझे कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है अपना काम करने का, और उसमें फिर वो गलत और सही को भूल जाते हैं। वो वाहवाही के चक्कर में गलत सही भूल जाते हैं। दिमाग नहीं लगाते, बस जोर के बल पे कर लिया। जोर के बल पे। एक आप ये भी कह सकते हो कि सोचते हैं कि तुम पुलिस में हो, तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं है ऊपर भी, तुम जो जैसा करना चाहो आप कर सकते हो। जवाबदेही अगर मान लो आज प्रशासन में नहीं है तो ऊपर भगवान के पास जाके तो जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि मैंने तो अपनी कलम चलाई, मैं उनके टॉर्चर से टूटा नहीं हूँ, उनकी कलम भगवान चलाएंगे। और बहुत मुश्किल है अमित ये सब झेलना, इतना आसान तो नहीं है। हाँ जी। और अपना टॉर्चर तो आदमी एक बार झेल लेता है, पर बाप का और माँ का देखना ही, सुनना ही इतना दुखदाई है। कुछ चीजें तो ऐसी भी है जो मेरे पिता ने मेरे से आज तक शेयर नहीं की कि उनके साथ क्या किया होगा। एक बाप बेटे के बीच में जो आपस की शर्म होती है, कभी कभी वे रुकने के बाद जिक्र कर देते हैं कि मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया था। तो मैं सुन सकता था, महसूस कर सकता था कि तूने पिता को दिया क्या, टॉर्चर, अपमान। और फिर ऊपर से कोई भी लोग उन्हें ये बोल देता था, वे मुझे बताते भी नहीं थे तुम्हारा लड़का तो अपराधी है। वो एक बाप के लिए फेस करना बहुत कठिन काम रहता है। उस बाप के लिए बहुत मुश्किल है जो इज्जत कमाई हो, जिसने सारी जिंदगी किसानी। हमारे पास है क्या? अगर गाँव की बात हम उठा के चलते हैं, हमारे पास क्या है? एक नाम, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं गाँव में ना, हमारे पास धनों के अंबार होते हैं, हम एक इज्जत ही कमाते हैं। और वहीं प्रश्न चिन्ह अगर कोई लगा देता है, और खासकर हमारा समाज, तो जीना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और 18 साल की एज थी, ये मानव के जीवन सही से शुरू भी नहीं हुआ था। 13-14 साल तक तो उस टाइम समझते क्या, थोड़ा सा जैसे कुछ जानने लायक हुआ तभी 18 से 21 साल का जेल में हुआ। पूरा बचपन से एक सपना वो जो मन में था, हमारे किसान परिवार से जो लोग जाते हैं वो आर्मी को पसंद करते हैं। बिल्कुल। आज तो सब जवान और किसान। हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि वो मन में जो सपना था देश की भावना का, देश के प्रति सुरक्षा की जो भावना थी, कहाँ तो देश का सैनिक बनना चाहता था, जो शरीर भी टूटा था और सपने भी टूटे, दोनों चीज टूटी थी। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में, बहुत मुश्किल होता था अपना आपको समेटना, सब कुछ, जिसमें कोई पीछे समझाने वाला भी नहीं। मैं आपसे साझा करूंगा कैसे इस यात्रा का मेरा एक दर्दनाक दौर रहा 12 साल का। तो मुझे उठा लिया उस केस में उन्होंने। अगले दिन जैसे मेरे पिता को उठा कर ले गए, तो फिर मुझे भी उसी दिन बागपत के सरूरपुर गाँव से उठा लिया उन्होंने। तो वहां पे मैंने एग्जाम दिए थे अपने BA सेकंड ईयर के। तो जैसी पुलिस आती है, तो बुजुर्ग अम्मा थी मेरी बागपत के सरूर में, मेरी दादी रहने वाली थी वहां की। तो मैं उनके यहाँ रह के एग्जाम दिए थे। तो वे एक अम्मा से पूछते हैं, सारे फोर्स वाले मेरे से पूछते हैं, अमित कहाँ है? जिस अमित को वे अपराधी समझ रहे थे, जिस अमित को वे पुलिस वाले का हत्यारा समझ रहे थे, सारे 47 से बुलेट पूरे जैकेट से पूरे घर को घेर रखा था, उन्हें था कि कभी अमित हमला कर दे। जिस आदमी का कोई डिटेल नहीं थी उनके पास तुम्हारी, और बस ये कि नाम आ गया, नाम आया सिपाही हत्याकांड में, गांव कीर्ठल हो गया और कैल गांव में रिश्तेदारी हो। तो उन्हें लगा कि अमित कोई बड़ा ही अपराधी है जी, जांच शिनाख्त कोई सबूत नहीं। तो मेरे से पूछते हैं आके सारे पुलिस वाले कि बेटे अमित कहाँ है? तो पहले तो मैं चुप सी रहा, क्योंकि बोल नहीं पाते आप इतनी पुलिस को देख के। जब आपके सामने, आपके एक मन में उस टाइम पे वो एक अजीब सी दहशत थी। मैंने कहा मैं ही अमित हूँ। तो वे बुजुर्ग अम्मा बोली, जो उस घर में जिनके घर से अरेस्ट किया गया मुझे, कि ये लड़का बहुत अच्छा है और इसने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, हम तो पूछताछ करने के लिए ले जा रहे, छोड़ देंगे। उंगली फंसाई, किसी ने पैंट में उंगली फंसाई, बैठा के गाड़ी में चल दिया। जो वे सोच रहे थे कि बड़ा अपराधी होगा, अमित फायरिंग ना कर दे, जब मैंने कहा कि मैं ही अमित हूँ, तो सब ने अपने नीचे कर ली जो हथियार ले रहे थे वे। उसके बाद गाड़ी में बैठाया, मुझे
लेके चलो थी, उसी थाने में ले गए रात को, थाना भवन थाने में। तो कुछ लोगों ने तो मेरे बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करी। एक उनका भी आप गुस्सा इसलिए जायज कह सकते हो कि उन्होंने अपना एक आदमी खोया था। तो कोई भी बात हो तो वहाँ मानवीय चेहरा तो नहीं वे दिखा सकते थे मेरे साथ। जब इतने बड़े केस में मेरे से, तो उन्हें तो सब आदमी में वही नजर आ रहा था कि पता नहीं कौन आदमी है, कब जल्द से जल्द केस, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था। प्रेशर होता, बिल्कुल होता। जब मुख्यमंत्री जी का प्रेशर आता है, जब डीजीपी का प्रेशर आता है, तो स्वाभाविक बात है कि वे भी अपनी वो प्रेशर, और फिर अपने ही डिपार्टमेंट का इंसान, आपका दोस्त, आपका साथी खोने का, वो भी एक प्रेशर होता है। प्रेशर था। लेकिन मेरी मृतक कांस्टेबल से कोई रंजिश नहीं, मेरी घायल कांस्टेबल से कोई रंजिश नहीं, किसी से भी कोई रंजिश नहीं, मेरी कोई गैंगवार नहीं, जिंदगी सही से शुरू नहीं हो पाई। और फिर जैसे ही मुझे उस थाने में ले गए तो कुछ लोगों ने मुझे बैठने भी दिया, बोले कि साहब आप इसे पहले पीट लो। तो उन्होंने 10-5 जो फट्टा होता है उनका ऐसे हाथ पे मेरे ऐसे मारे। उसके बाद उनके पास किसी का फोन आता है कि यहाँ मत रखो से, मीडिया वाले आएंगे, आप इसे मुजफ्फरनगर लेकर निकल जाओ। तो मुश्किल से आधा घंटा रहूंगा उसी थाने में। मुझे रात में ही फिर वे सिविल लाइन थाने की हवालात में बंद कर देते। 24 अक्टूबर 2011 का दिन था। मेरी कोई रिकॉर्ड में उन्होंने अरेस्टिंग नहीं दिखाई। अच्छा, अरेस्टिंग आपकी कागजों में नहीं दिखाई। 25 अक्टूबर की जो सुबह थी, और बराबर में सिविल लाइन थाने के बराबर में जो एसओजी का ऑफिस था, आज तो क्राइम ब्रांच बोलते हैं, पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बोला जाता था, एसओजी। तो 25 अक्टूबर की जो सुबह थी वो आम सुबह नहीं थी मेरे जीवन की। जिंदगी और शरीर बदल गया था बिल्कुल सब कुछ। असहनीय पीड़ा थी, जिसमें जब उसी रात जब मुझे वे सिविल लाइन थाने में ले गए, तो जो मेरे पिता उठाए हुए थे वे उन्होंने छोड़ दिए थे। तो जैसे वे 15-20 फट्टे उन्होंने मेरे मारे थे उसी थाने में, तो मेरे पिता ने मेरी उंगली ऐसे पकड़ी और आंखों में आंसू लेकर वापस लौट गई। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मुझे उन्होंने रखा और मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई। और मारपीट होती रही। मारपीट का तो अभी सारी चीजें बताऊंगा आपको। कि तमाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में 1994 का केस है कि आप किसी को अरेस्ट करोगे, वर्दी में रहोगे, आप उसके परिवार वालों को सूचना दोगे, आप उसे न्यायालय के सामने 24 घंटे में पेश करोगे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच मानवता की जो भी सारी हदें पार कर सकते थे, जो टॉर्चर में कभी फिल्मों में सुना था कि 3rd डिग्री क्या होती है, वो अपने ऊपर महसूस करी। 24 अक्टूबर को उन्होंने मुझे बंद कर दिया वहां ले जाकर। तो 25 अक्टूबर की जो सुबह होती है, उन्होंने मुझे उसमें अपने ऑफिस में बुलाया, उस हवालात से निकाल के ये सारी उंगली पीछे मिला दी मेरी दोनों हाथों की, जिसमें से ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है। आपको साफ इसमें गैप नजर आ रहा होगा, ये आज भी ठीक नहीं हुई मेरी। इतना ही सारी उंगली में दर्द हुआ, इतना इसमें एक अकेली में हुआ। बर्दाश्त नहीं कर पाया था जब ये उंगली मेरी मुड़ी थी। आज भी वजन नहीं उठा पाता इस उंगली से आज भी। उसके बाद फिर हर रोज 24 नवंबर से और 4 नवंबर तक कोई ना कोई 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम पीरियड ऐसा आता था कि उसमें टॉर्चर होना होता था मेरा। फिर वे मेरे जो उन्होंने कई दिन तक मुझे करंट दिया, शॉर्ट दिया, जो आज भी मेरे माइंड पे सूजन आ जाती है। दिल्ली में इलाज चला मेरा ई आवास में, जो जीटीबी के पास हॉस्पिटल है। कान पे जब वे ऐसे जब करंट देते थे, एक बटन सा रखता था, चिमटी लगाई रहते थे, दबा देते, शॉर्ट देते थे, 3-3 4-4 शॉर्ट। बड़ा कंपन माइंड में उससे पैदा होता है। अगले दिन मतलब उनका जो 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में जो, ये तो मेरे याद नहीं कि किस दिन उन्होंने कौन सा टॉर्चर दिया, लेकिन टॉर्चर सारे याद है। मेरे पैर दोनों ऐसे हाथों की तरह खोल दिए उन्होंने। आज नहीं पैर खोलने कैसे, ऐसे दीवार का मिलाया, जमीन में बैठा के नीचे पैर ऐसे थे जो, तो एक पैर एक अधिकारी ने ऐसे रखा और ये पैर ऐसे ऐसे धीरे धीरे सरकाते पैर ऐसे खोलते और मेरे ऊपर कुछ चीख निकली। आज भी अगर मैं पैर ऊपर करूंगा तो आप ये जो जोड़ मेरे यहाँ से खुले हुए तो आवाज वहां तक आएगी। मेरे अगले दिन या उसी दिन उन्होंने क्या काम करा कि फिर मेरे पैर बांध दिए उन्होंने और फर्श पे इसमें एक डंडा दिया पैरों में, और ये जो पैरों के तलवे होते हैं ये उन्होंने इतने सुझा दिए थे नीचे से। और सुझाने के बाद वे ये नहीं कि एक बोलते हैं कि चलो अब खोल दो, उसके बाद जिसके पैर के तलवे नीचे से पैर की पिटाई हुई हो, खून मांस में बिल्कुल आप कहते हो ऐसे पीड़ा में बिल्कुल लबालब हुए हो गए हो, और आप उसके बाद उससे बोलो कि दौड़िए, दौड़ने के लिए बोला जाता था, तो मैं दौड़ नहीं पाता था उन पैरों से। ये टॉर्चर करा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या काम करा, एक उनकी चेयर ऐसी थी, उसमें मेरा ये नीचे को हुआ, पैर ऊपर को गर्दन ऐसे कि आपने जैसे उसमें देखा भी होगा कोई खटोले से में डाल दो, उसमें डाल दिया कि उसमें आप हल भी नहीं सकते, उसमें गर्दन ऐसे कैसी रहेगी, निचला हिस्सा आपका फंसा रहेगा, आप हल नहीं सकते। ये पैर बंधे हुए थे, पैरों पे लाठियां बजाई जा रही थी, सरफ का पानी था, क्या था उसमें, जाग थे पानी में, और मेरे नाखूनों को पानी उतारा उन्होंने उस बाल्टी में जितना पानी। ये जो 3rd डिग्री में महसूस सुनी थी कि फिल्मों में होती थी, अपने शरीर पर बर्दाश्त कर रहा था। बहुत ही ज्यादा उन्होंने मेरे साथ किया। पानी डाला, करंट लगाया, ये घुटने से नीचे, जो आज भी घुटने से नीचे जो मेरी हड्डी है दोनों पैरों की, 12 साल बाद भी एक लाठी का हिसाब है कि जहां जहां वो लाठी लगी हुई है वहीं से मेरी हड्डी आज भी दबी हुई है। आज भी मैं उस दर्द को लेकर जीता हूं, और उस दर्द में
ऐसा जीता हूँ कि वो दर्द जब मेरा बढ़ जाता है तो वो मेरे बुखार का रूप ले लेता है। आज भी मैं वो असहनीय पीड़ा के साथ मैं जीता हूँ, लेकिन कभी मन नहीं टूटा इस बीच में कि मैं इसे फेस नहीं कर पाने का। टूटे शरीर के साथ, टूटे सपने के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेके बढ़ता रहा। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा, कोई अपराधी कह रहा, कोई गुंडा कह रहा, मैंने किसी की परवाह नहीं करी। जो मन में एक जिद थी वो सब मैं तांडव देखा था। मैं उस दिन के लिए अपने आप 12 साल अपने ऊपर इतनी मेहनत करी कि वापसी करनी मुझे। जहाँ चाह वहां रहा, ये मैं सोच लिया था। मेरे सामने ऐसी बात नहीं कि मेरे पास तमाम ऑफर नहीं आए होंगे। जेल एक ऐसी चीज है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता, ना अच्छे लोग मिलते। वहां जब मैं जेल नॉर्मली एक बात कही जाती है अमित की, जेल जो चला गया वो या तो मर जाता है या गलत कामों में फंस जाता है। अगर वहां से अगर कोई एक इंसान निकल के आता है बाहर और फिर वो अपने पांव पर खड़ा होता है दोबारा से, और एक बात जो पहली ही बातचीत में मैंने महसूस की कि तुम बहुत सच्चे हो, वो चीज एक बात महसूस करने की होती है। देखो प्रैक्टिकली कौन लाइफ में क्या है मैं पहली बार मिली हूँ, बट एक जो महसूस होती है ना चीज, वो पहली बार में लगी कि लड़का बहुत सच्चा है। उसकी बिना पे ही मैंने आगे बात की थी कि भाई कुछ है बात बालक में कि इस बात करी जाओ, क्योंकि अपने जो हमारा जो जाट सर्कल है, जाटों में इतने बदनाम करे गए ना कि हम मार पिटाई में, कुटाई में, इन्हीं चीजों में होते हैं। अच्छाई और बढ़िया चीजें होती हैं, मानसिक जो मनोबल लेके पैदा होते हैं, मानसिक तौर पर हम बहुत सबल कौम है, उसको नहीं गिनते हैं कि मार कुटाई में चले हुए हो तुम, गुस्से को गिनेंगे, लेकिन जो मानसिक सबल है हम लोग उसको कम गिनते हैं। आपने वो बात भी सुनी होगी कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। बिल्कुल। तो हमारी अकड़ बोली को और हमारी कौम में एक तरह से वो है कि झगड़ालू प्रवृत्ति, वो इमेज सारे लोग 5 उंगली एक साथ नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती भाई। इस समाज में यदि किसी ने एक आदमी कोई खराब भी निकल जाए तो पूरे समाज को आप बदनाम नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह से तुम निकल के आए हो अमित, वो तो एक सेट एग्जांपल है कि जेल में 3 साल अपनी जिंदगी के जो सबसे सीखने वाले साल होते हैं, वो साल तुम्हारे जेल में निकले हैं, और कैसे कैसे अपराधी होंगे वो तो तुम बता सकते हो। 18 से 21 साल का समय था वो, जहाँ आदमी अपने करियर की राह चुने, अपने सपने बुनता है जिंदगी जीने के। मैं वहाँ जेल में सलाखों के पीछे कैद था, टूटे हुए शरीर के साथ, टूटे हुए सपनों के साथ। और जब जेल में गया तो तमाम जितने भी वहाँ गैंगस्टर थे सब ने ऑफर दिया कि हम तेरी जमानत करा देंगे, तुम हमारे लिए काम करना, तुम हमारे लिए मर्डर करना, तुम हमारे लिए वो करना। लेकिन किसी को रास्ता नहीं दिया। मैंने ये पूछा उन्होंने, भाई तू बाहर जाकर क्या करेगा? तो मैं यही बोलता था, मैं जो करता था वही करूंगा, पढ़ाई करूंगा। तो ये मजाक बनाते थे मेरी। तो जेल में एक बुजुर्ग आदमी था, फैमिली मैटर में वो बंद था वहाँ पे। उसने कहा कि मुझे कि बेटे ये जेल है, यहाँ जो लोग जो सुनना तेरे मुंह से चाहते हैं वही सुनाओ। तो जो लोग 2.5 साल 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में रहा, मैं 862 दिन, तो कोई जैसी बात करता था ऐसी बात कर देता। लेकिन जो अपना मन में एक निश्चय था, संकल्प था, जज्बा था, वो मैंने कभी शो नहीं किया, क्योंकि शो वहाँ करना चाहिए जहाँ आपको सामने वाला समझने वाला हो। बिल्कुल सही बात है। अब उनके साथ तुम कहने लग जाते मुझे नहीं करना किसी गैंग में काम, वो फिर तुम्हें प्रताड़ित करना शुरू कर देते वहाँ पे। तो फिर मैं उनके बीच में उनके कैसे ही बनकर रहा। लेकिन बैरिक में अच्छे लोग थे मेरी, मैं ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से बैर। उस पद्धति पे मैंने काम किया। वहाँ पे पूजा पाठ की मैंने जेल में को बहुत सारी। जेलर साहब बहुत अच्छे इंसान थे। लोग जब मैं वहाँ पे जेल के जो और बंदी थे वहाँ पे, तो वे जब मैं नहाने वहाँ पे जाता था तो वे सब ये बोलते थे, जैसे बाहर एक टाइम पीरियड रहता है कि उस टाइम पे बंदी नहाएंगे, कि ये लड़का जो नहाने जा रहा है ये तो नहीं निकल पाएगा। ऐसी चीज मैं अपने बारे में रोज सुनता था कि कभी जा नहीं पाएगा जेल से, ये तो बुजुर्ग होकर जाएगा। कोई कहता था ऐसे सजा होगी, वो मनोबल तोड़ने वाली बात। लेकिन मुझ पर किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 मूवी के आपको सॉन्ग बताता हूँ जेल मैंने कैसे महसूस करी। जब मैं अंदर गया तो एक वो आपने गाना सुना होगा, क्योंकि मैं सेना में जाने वाला था और भगवान का स्मरण करते हुए मैंने यही महसूस कर रहा था कि बना के क्यों बिगाड़ा रहे ऊपर वाले नसीब। फिर जब और समय लगा, जब मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी, मैं भगवान शिव को बहुत मानता हूँ, तो मैं भगवान से जो प्रार्थना करी कि कब लोग एक खबर बोलना, तो बड़ी देर लग रही है अब यहाँ पे मुझे। जिस बच्चे में 75 किलो वजन था वो 45 रह गया था। शायद कुछ पल और मेरी जमानत न होती तो शायद मैं आपके पास न बैठ रहता, क्योंकि न वहाँ खान पान अच्छा था और वो जो एज मेरी ऐसी थी कि मैं उसमें कुछ करना चाहता था। कहाँ तो इस देश की रक्षा करना चाहता था, कहाँ मुझे इस आरोप में मुझे एक बहुत बड़ा अपराधी बना के उसमें उन्होंने अंदर डाल दिया था।
जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, डॉक्टर होते ही बहुत अच्छे हैं जो इंसानों की अपना शिद्दत से लोगों की सेवा भावना से मदद करते हैं। इसमें जब मुझे उस दिन जो 4 नवंबर 2011 को नंगे करके हमें पिटाई करी, सब हिप्स पे हमारे खाल नहीं छोड़ दी थी, खून मांस लबालब था, लोअर थाना था वो। और 4 नवंबर को जब पेश होने से पहले एक मेडिकल होता है कि इनका कहीं चोट वोट तो नहीं है, फिट है। उस डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर के सामने जबरदस्त पिटाई करी। इस केस के आई और एक सूर्यपाल नाम के कांस्टेबल थे, बड़ी मानवता की अधिकार करी उन्होंने। डॉक्टर साहब लिख रहे रिपोर्ट में, ही इज फिट, ये इसका कोई खरोच। कुर्सी टूट गई डॉक्टर साहब का, लाठी लगते लगते जब मेरे लाठी मारी, एक लाठी से मैं ऐसे पीछे हुआ था। एक प्लास्टिक की चेयर रखी थी, आज भी 12 साल बाद है, उस कुर्सी का रंग भी लाल रंग। कुर्सी पर इतना तेज डंडा था कि कुर्सी के ऊपर का जो गोल आकार था वही टूट गया। जमीन पर गिरा के डॉक्टर साहब के सामने पिटाई हो रही। वे कह रहे कि जल्दी रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट में कहीं भी हमारे कोई खरोच नहीं है। माननीय न्यायालय में हमें पेश करके जेल भेजा गया। मुजफ्फरनगर कोर्ट से जेल की दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास। जेल के गेट तक लाठी लगी, शर्ट भी फटी हुई थी, चप्पल तक खोजली थी, पैर सूज रहे हो, पीछे पे खाल ना हो, लोअर खून में भीग रहे हो, आपकी उंगली सूज रही हो, करंट लगा हो, याददाश्त खो रहे हो, आप चल भी नहीं पा रहा था सही से। मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक भी कैसे पहुंचा। एंट्री होगी, जेल के चीफ साहब ने पूछा कि रुक जाइए, रिपोर्ट ठीक देख रहे थे, हालत खराब देख रहे थे। जेलर साहब आते हैं, जेलर साहब ने कहा कि इसकी डॉक्टरी दोबारा होगी। तो ये बात सुन के पुलिस वाले थोड़े डर गए। तो एक रिपोर्ट तो वो थी जहाँ मेरे खरोंच नहीं थी। कुछ घंटे बाद मेरी जो डॉक्टरी हुई जेल के डॉक्टर द्वारा, उसमें कोई ऐसा हिस्सा था जहाँ शरीर पे मेरे जख्म ना, कपड़े उतार के डॉक्टरी हुई थी। कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहाँ मेरे जख्म ना हो। और मैं एक आम बंदी की तरह, जैसे कोई जेल जाता है तो उसकी एंट्री बैरिक में होती है, मुलाजा बैरिक में होती है, फिर बैरिक में गिनती काट कर उसे भेजा जाता है। मेरी जेल के रिकॉर्ड में 4 नवंबर की एंट्री हॉस्पिटल की। अब आप समझ सकते हो कि जब मुझे 2-3 आदमी पैरों नीचे हाथ दबा, क्योंकि पैरों की तड़ों पर भी मेरी खाल में थी। कैसे मैं वहां तक पहुंचा जेल के गेट तक, मुझे पता कि उन पैरों से मैं लड़खड़ा के कैसे पहुंचा वहां पे। हॉस्पिटल में रहा कई दिन बाद, कई महीने लगे हाथों की सूजन उतरने में, पैरों की। तो 7 नवंबर 2011 का दिन था, मेरी पहली बार मुलाकात आई। मेरे से मिलने मेरे पिता आए। मुलाकात कहाँ ही, जेल, जिसका नाम ही इतना बुरा है। अपने पिता को मैं जेल तक मेरे से मिलना है। तो मुझे कुछ जो आदमी थे उन्होंने समझाया था कि अपने पिता के सामने रोना मत, तो यदि 15 मिनट रोएगा तो बाहर जाकर वे रोज रोएंगे तुझे याद करके कि अमित दुखी है। मैं बिल्कुल उनके सामने ऐसे अपने सारे दर्द छुपा कर, मेरा लोअर कई दिन तक खून में भीगता रहा, मेरे उस पर खाल नहीं थी। तो उन्होंने मुझे, एक वहां चादर थी तो कुछ लोगों ने ले जाकर बैठा दिया चुपचाप। लेकिन ये सूजन में कैसे अपने पिता से छुपाता, जो हाथों पर सूजन थी, यहाँ डंडियां बजाई गई थी, यहाँ पे वे सारी खाल भी उखड़ रही थी, यहाँ पे पैरों में भी मेरे काफी दर्द था। तो मैं उस पे चादर पर आराम से फॉर्मेलिटी के तौर पे, औपचारिकता के तौर पर बैठा था वहां पे, लेकिन वो अपना दर्द नहीं दिखाना चाह रहा। तो लेकिन वे पिता थे, उन्हें पहले से पता था कि उसके साथ क्या जायज हुई होगी। बाहर से 3 ट्यूब लाए थे मेरी, और मेरा हाथ ऐसे उन्होंने पकड़ा। उन्होंने पहली बार कुछ लफ्ज बोले थे मुझे, और फिर मैं उन्होंने मेरा लोअर नीचे करके देखा तो उनकी आंखों में आंसू दोनों थे। और उन्होंने एक चीज शब्द बोले थे मुझे कि अमित, कहाँ आके बैठा दिया किस्मत में तुझे। तो वे शब्द मैं वहां सबके सामने रो भी नहीं पाता था जेल में, रोना और सबके सामने अपने आंसू दिखाने भी नहीं चाहिए। जेल के वॉशरूम में जाकर उनके शब्द को याद करके, रो के, अपना मुंह धो के अपने स्थान पर आकर फिर बैठ के, तो जब रोता भी था तो वॉशरूम में जाकर रोता। हो जाता है कभी कभी मन भारी, और रोना कोई बुरी चीज थोड़ी है। मानवता की पहचान होती है, आपके इंसान होने की पहचान है बिल्कुल, कि आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर वो प्यार है, वो फीलिंग है। ये सब चीजें हुई। कहाँ तो मेरी रिपोर्ट भी अलग अलग थी, फिर उसमें तारीख पर भी गया, बड़ी पीड़ा रही। फिर जब जेल से बाहर निकला, 18 साल की उम्र में, जिसमें जीवन सही से शुरू भी नहीं हुआ था, 18 से 21 साल का जेल हुआ। असली जो परिभाषा जिंदगी की जो सिखाई, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी एक घबरा के जीते हैं कि समाज क्या कहे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों की बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। समाज वो कहेगा जो आप उसे दिखाओगे। समाज वही समाज है जो कभी ताने मारता था, आज मेरे पिता से मेरे नंबर मांगते हैं। जब आप सरा को बिठाते हैं, हाँ, जब आपकी परिस्थिति बदलती है तो उनकी राय भी बदलती है। तो कौन क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। कोई मुझे गुंडा कह रहा है, उसकी भी सुन ली। कोई मेरी तारीफ कर रहा, ज्यादा तारीफ से कभी उछला भी नहीं। सामान्य जीवन में जिया, गांधी जी को आदर्श मानना, अपने व्यवहार में जिया। इस जीवन में मैंने लोगों की मदद करने में बिता दिया। 21 साल के थे जब तुम बाहर आया तो मैं जब गाँव में आया, एक अजीब नजारा मुझे देखने को मिला। और वो नजारा ऐसा था कि जो समाज की, जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, उस समाज का एक मैंने चेहरा ये भी देखा कि वे न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं देखते, वे सच्चाई को नहीं जानते,
वे उस इंसान के अंदर, जेल में गए हुए इंसान के अंदर इतनी हीन भावना पैदा कर दे कि अगर उसने कुछ भी ना किया हो तो शायद वो उनकी हीन भावना का शिकार हो गए, वो गलत रास्ते पर दौड़ जाए। जब मैं बाहर आया तो मुझे देख कर लोग गाँव में गेट बंद करने लगे। अच्छा। अपने बच्चों को बोलने लगे कि अमित के पास खड़े मत होना। बाजार में मैंने एक दिन जूस पिया तो उसने वो मैं पैसे दे रहा उसे, जूस वाले को पैसे दिए। मैंने कहा आज के बाद तो नहीं पीने का मैं आपका जूस, आप इसके पैसे ले। उसने ले ली जबरदस्ती। मेरे पिता से जो बड़ी उम्र के थे तो वे लोग मुझे नमस्ते करते थे। अब आप अंदाजा लगाओ, ये भी उसी समाज का है, वे मुझे किस ओर भेजना चाह रहे थे, वे मुझे क्या जताना चाह रहे थे। मैंने उन्हें यही कहा, आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या बात, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप बदमाश को अपना आइडियल मानते हो। वे लोग ऐसे थे, जब मैं कभी किसी अपने गाँव में बेशक कई महीने बाद गया, मिलने की इच्छा भी होती थी माँ बाप से, तो वे लोग कभी मेरे शिक्षा के बारे में पूछते थे, कभी स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, वहां से कब आया, वो एहसास कराते थे। मैं गाँव में जाने छोड़ दिया और कुछ ही महीने बाद मैं भटकता हुआ गुड़गांव शहर में आया। और गुड़गांव में यहाँ पे एक वेस्ट यूपी से ही मेरे परिचित रहते थे, संदीप जी, जो सेल्स में नौकरी करते थे यहाँ पे। उन्होंने मुझे दया के पात्र पे बोले कि अमित तुझे 3,000 रुपए, मैंने एक वकील साहब के यहाँ गुड़गांव में, अजय चौधरी और वंदना मैडम है, उन्होंने मुझे 3,000 रुपए की उस पर रखा था। वे मुझे जानते भी नहीं थे। और भीम चौक से और गुड़गांव कोर्ट की दूरी 5 किलोमीटर के आसपास। मैं वहां से रोज पैदल आता, पैदल जाता। 1,000 रुपए किराए के संदीप जी को दे देते। शाम को जब मेरा काम नहीं वहाँ पे जो चलता था, तो गुड़गांव गांव में एक बाजार पड़ता है शाम, वहाँ पे मैं गुड़गांव के सदर बाजार से बड़े से थैले में कुछ कैलेंडर, सिंडी, पोस्टर, कुछ डायरिया, ये सब खरीद कर लाता। शाम को वहाँ पे सुरेंद्र शर्मा जी के घर के सामने बैठ जाता। कोर्ट से मैं 3 बजे निकल जाता। मेरी जिंदगी में खाने के भी लाले पड़े रहे, सच बताऊं तो। खाना कहाँ मिलेगा, अखबार में देखता था कहाँ भंडारा है गुड़गांव में, कहाँ धार्मिक आयोजन है। वकील साहब ने समोसा खिला दिया था, समोसा खा के अपना टाइम काट दिया। वे बोलती थी मैडम, वंदना मैडम, जाओ बेटा तुम लंच कर आओ। उन्हें वो स्थिति मालूम नहीं थी कि जेब में पैसे भी नहीं है इसके। 100 रुपए की जर्सी पहनता था, उसमें सर्दी भी नहीं रुक पाती थी। यहाँ पे मैं गुड़गांव कोर्ट का चक्कर लगाता था, पानी पी के आके बैठ से, कह लंच करिए, वो हाँ जी करिए। तो इतनी दर्दनाक मोड़ में जिंदगी बीती हो, जिसने आर्थिक मानसिक के साथ साथ जिसने भूखमरी भी देखी हो, जिसने जिंदगी में रोटी का संघर्ष कर लिया हो, तो इंसान कैसे टूट सकता। तो रोटी का संघर्ष सबसे बड़ा मानता हूँ, बाकी संघर्ष की शुरुआत बाद में होती। ये चीजें हुई। और फिर जेल में जैसे मैंने अपनी पीड़ा के साथ साथ और लोगों को देखा वहां पे, जिनका गलत मामलों में फंसे है, कोई पैरोकार नहीं है, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो मैं जेल में सोच रहा था, जब लोग सब ये कह रहे थे कि अमित तो खत्म होगा, अमित कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैं वही सोच लिया था कि अमित शुरू अब मन में एक संकल्प था कि जो ये दाग लगा से मिटाना। जेल में ही सोच गया था, आज इस अदालत में तेरे हथकड़ी लग रही है, इसी अदालत में तुझे सम्मान। इन 12 साल में अपने चेहरे का गम कभी अपने पिता को नहीं दिखाया, कभी अपने पिता को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाए। मेरे पिता को ना ये मालूम था कि किस कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, कौन उसके वकील साहब है, कहाँ से उसने फीस की व्यवस्था। उनके पास आशीर्वाद देने के अलावा कुछ नहीं था। बुजुर्ग हो रहे दोनों, छोटे से किसान, तो उनका आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद की बदौलत ही मुझे अच्छे लोग मिले। एक इस यात्रा में दोस्तों को मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। LLB के दौरान जब मैं आया तो उस टाइम पे मेरे भाई ने मेरी मदद करी, लेकिन जिंदगी के कुछ संघर्ष ऐसे हो कि जो खुद ही करने होते हैं। जब मैं तारीख का मेरा सफर होता था, ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसका मैं कर्जदार ना हूं। उनसे मैं 500 का नोट मांग के जाता था और फिर आके 500 का नोट मांग के जाना, फिर जो अगली तारीख मिलती थी उस बीच में मुझे 500 रुपए नहीं कमाने थे, छोटा मोटा काम करके कुछ 1,000 रुपए कमाने थे। 500 रुपए भी वापस करना और 500 फिर तारीख पर लेके जाना। तो 500 के आसपास, नोट के आसपास मेरी जिंदगी घूमती रही। ज्यादा कोई इच्छा थी नहीं। और ये मैं इसमें अपना आपको इतना झोंक दिया था इस केस में कि अगर मैं अपना केस हार जाऊंगा तो दूसरा कौन आएगा मेरे पास। जब मैं वकील बना, अपना केस आप खुद ही लड़ रहे? अपना केस में 2019 से पहले मेरे एडवोकेट थे। उसके बाद जब वो केस में तारीख पर तारीख लगती रही तो 2019 में मेरा एनरोलमेंट हो चुका था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। AIB का एग्जाम भी पास किया मैंने। तो एक एडवोकेट होने के नाते 2019 में मैं अपने केस में प्रतिनिधित्व करने लगा और एक सूझबूझ तरीके से जो मुझे सारे जतन करने होते थे अपने केस में, वो मैं सारे किए। मैंने तमाम प्रयास किए। मेरे मन में ये टीच नहीं थी कि मैं इस केस में इस पॉइंट पे मेहनत करता कि शायद तो इस पॉइंट पे मेहनत नहीं कर पाया। अपना 100% दिया, बाकी ईश्वर पे छोड़ा, न्यायालय पे छोड़ा। मैंने गीता में भी कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैंने तो अपना कर्म किया था, फल भगवान ने दिया मुझे। तो ये सब चीजें हुई। तो इसमें जब IO साहब आते हैं कोर्ट में, आपको एक पात्र बताता हूँ। मैं एडवोकेट की ड्रेस में था ऐसे कोर्ट में। कह रहे वकील साहब नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा आप जो है मुझे नहीं जानते। पकना मुझे नहीं जानते आप? नहीं। मैंने कहा मैं वही अमित हूँ जो फर्श पे पड़ा था खून से लथपथ, और आपको ये कह रहा था साहब आप मुझे
गोली मारते। तो ऐसे चक्कर काटने लगे। फिर बाद में उनसे जिरह हुई। 12 अक्टूबर 2011 की घटना है, 12/10/2011 की। 12/11 को उन्होंने घायल कांस्टेबल का पहली बार बयान दिया। मुझे जेल भेज दिया 4/11 को। आपको ये कैसे मालूम होगा कि मैं घटना में था? ना मेरी शिनाख्त करी, ना जांच करी आपने, ना कोई आपका सबूत। आप पकड़ा, ठूसर भेज दिया जेल में। फिर झूठ का सहारा दिया उन्होंने। माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने ये कहा कि अमित एक जो क्रिमिनल फैमिली से ताल्लुक रखता है। अच्छा। तो मुझे ये बात सुन के उनकी हंसी भी आई, और हंसी के साथ साथ क्योंकि मैं अपनी जगह सच्चा था, मैंने माननीय न्यायाधीश महोदय से ये बोला कि साहब अगली तारीख दे दी जाए, मेरा हिंदुस्तान के किसी भी थाने में जो मेरा कोई क्रिमिनल केस हो वो इस केस में मेंशन की जाए। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी यही कहा आईओ साहब को कि आईओ साहब आपके डिपार्टमेंट का केस है, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की कि चार्जशीट के साथ अमित का क्रिमिनल हिस्ट्री आपने पेश नहीं करी। कोई होती जब ही तो भी पेश करते, जब थी नहीं कोई। और मेरी नहीं, मेरी 3 पीढ़ी की भी नहीं मिला क्रिमिनल हिस्ट्री। उसके बाद रुक के बोले कि मैंने कहा जी अगली तारीख दे दो, शायद ढूंढ कर लिया हुए अगली पे। तो कुछ देर रुकने के बाद बोले है नहीं अमित की क्रिमिनल हिस्ट्री। तो ये बात सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय के हाथ में पेन था। जो जब बहस होती है तो एक फाइल उनके पास होती है, एक एडवोकेट के पास होती है, गवाह साहब। उन्होंने पेन ऐसे रखा अपना और गुस्से में ये बोले कि आप जानते हो कि इस सेक्शन में एविडेंस करने आया? हाँ जी साहब, ऐसे बोले। आपको शर्म नहीं है इस पर ज्यादती करते हुए? फांसी का सेक्शन है 396, अगले की 66 की आप झूठ बोल रहे। तो तब ऐसे कन्नी काटने लगा था। उसने सिर्फ मेरी जिंदगी से नहीं वो खेला वो आदमी। एक दिल्ली पुलिस के संजय जी इस केस में, क्राइम ब्रांच के सिपाही, बहुत ईमानदार आदमी है, जिस आदमी को दिल्ली पुलिस के सीपी ने 50 से ज्यादा मेडल दिए हो, 16 साल तक कोई लगातार चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच में रहा हो तो वो ईमानदार रहा होगा। कोई इतना लंबे समय तक टिकता नहीं है। घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी हो, दिल्ली पुलिस के सीपी का बयान हो कि जीडी में उसके साइन हो, उसकी क्राइम ब्रांच का अफसर है, मोबाइल लोकेशन दिल्ली की हो, और उसका नाम लिख दिया आईओ साहब ने। ये भी मालूम नहीं कि जिसका तुम नाम लिख रहा हो ऑन ड्यूटी है दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच का सिपाही, यही मालूम नहीं कौन है वो आदमी। नाम पे लिखते। तो वो पुलिस वाला हो गया, अपना आपको सिस्टम से नहीं बचा पाया। तो एक 18 साल का बच्चा कैसे बच पाता हमसे? और इस केस में सफर जितना संजय के सामने उसके प्रमोशन भी रुके हुए हैं। संजय आपके ही केस में थे? जो संजय भी सेम केस में? सेम केस में हम दोनों ने सफर किया इस केस में। जैसे इसमें 17 लोग थे, 17 में से 4 लोगों की जजमेंट से पहले मृत्यु होगी, 3 लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई, एक का पुलिस ने एनकाउंटर किया। अब बच गए इसमें 13 लोग। 13 लोगों में से एक को आजीवन कारावास की माननीय न्यायालय का फैसला है इसमें सजा सुनाई गई। बाकी जो 12 लोग थे बरी हो। अब 12 में से बच गए हम, वे 10 अलग। मैं और संजय की बात आती है। संजय पुलिस वाला था, मैं वकील था, दोनों गलत फंसे हुए थे। फंसे हुए 10 लोग भी गलत थे। मैं एक आपको सच्चाई ये बताना चाह रहा हूँ कि संजय को इंसाफ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसका नौकरी का कैरियर, उसके प्रमोशन रुके हुए थे। और ईमानदारी से जब आपने अपना जीवन चलाया हो, फिर वो टप्पे कितने गलत हो जाते हैं। जो आदमी ईमानदारी से पुलिस विभाग में अपनी छवि जिसने बनाई हो, वो एक दागी के रूप में देखा जा रहा हो, तो कैसे महसूस कर? जब तारीख के लिए संजय के साथ ही मैं बोलचाल रखी और किसी के साथ में कभी बोलचाल, क्योंकि संजय जो है गवर्नमेंट जॉब में था, पढ़ा लिखा आदमी था। तो एक बार संजय की बेटी का फोन आता है, जो इंसान तारीख पर नौकरी लगने के बाद उसने मुकदमा झेला। देखो पापा अगली कौन सी तारीख लगी? मुकदमा जब चलता है अकेला आदमी नहीं झेलता, जिसके पीछे फैमिली होती है वो फैमिली भी टॉर्चर का शिकार होती है। तो संजय की आंख में आंसू थे और मुझे भी सुनकर बहुत बुरा लगा कि बच्चों भी अपने पिता का मतलब कैसे देखे। दिल्ली से जाता था वो आदमी, दिल्ली से मुजफ्फरनगर, 12 साल चक्कर लगाए उसने, कैसे छुट्टी लेता था। तो न्याय की जरूरत या तो संजय को थी, मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी थी। बाकी जो 10 लोग भी बरी हुए, उनके लिए तारीख एक पिकनिक थी कि तुम चाट पकौड़ी खाओ। सब अधेड़ उम्र के थे, सब खेती करते थे। हमें मेरे कितनी उम्र के थे, उनके बच्चे हो रहे थे। वे ये चाहते थे कि ये केस हमेशा चलता रहे और तुम चाट पकौड़ी खाओ, 15 दिन में एक तारीख लेकर आ जाओ। जैसे मैं अपने केस में पैरवी मजबूत करता था माननीय न्यायालय में, तो मेरे से चिढ़ते थे कि ये वकील को ज्यादा जल्दी आ रही है। तो वे उनकी सोच वहां तक की थी कि तारीख पर जाओ, साइन करो, चाय पे के आ जाओ। उन्हें न्याय क्या थी, आप किस केस में चक्कर काट रहे हो, किसी का पूरा जीवन पड़ा। मेरी तो सबसे कम उम्र थी इस केस में। कोई मतलब नहीं कि केस है कुछ, मतलब अपना बस आए और चले गए। वे तो बीड़ी पीते थे और साइन करते थे और चले जाते थे, और ये बोलते थे जैसे हम माननीय न्यायालय के सामने बोलते थे कि साहब इसमें छोटी तारीख दे दी जाए, तो वे बड़ी लेते थे जानकर। वे क्रिमिनल तो थे नहीं, लेकिन वे क्रिमिनल माइंडसेट के लिए इजी थे और वे गांव से ऐसे ताल्लुक रखते थे जिन्हें ऐसी बात सुनने में मजा आता था। तो वे नहीं चाहते थे कि जल्दी से फैसला हो उसमें कि मामला जो है लटका रहे, ऐसी तुम आओ साइन करके चले जाओ। सिर्फ वो जो मुकदमा चला, वो फाइल में मुकदमा चला। जितना उस पुलिस वाले ने संजय ने झेला उतना ही मैं झेला। फिर हम इस केस में हाईकोर्ट से डायरेक्शन लाए। हमें ये दिख गई थी कि जो बाकी लोग
लोग भी इसमें बरी हुए, वे आसानी से, क्योंकि वे उन्हीं लोगों के साथ थे जो गलत टाइप के लोग थे, उनका सपोर्ट करते थे कि इसमें फैसला ही ना आए। इस केस में हम दोनों से ही वे सारे चिढ़ते थे। संजय के नाम से डायरेक्शन आई और इसमें केस में पैरोकारी और अपने केस में जो मजबूत वो थी वो मैंने की। मेरे पर कमेंट मारते थे ये वकील बन रहा है, ये वो करेगा, लेकिन मैं कभी परवाह नहीं करी कौन कह रहा है। सामने एक सरकारी व्यवस्था का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, सिस्टम कैसे काम करता है। एक बार गवाह आए कोर्ट में, सरकारी वकील भी माननीय न्यायालय को गुमराह करते थे कि आज कोई आए, कभी इस केस में आगे बढ़ जाए। जिसे ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए था, देरी से मिला हुआ न्याय भी कोई न्याय नहीं होता। अब न्यायालय तो अपना काम करना चाहती थी, लेकिन न्यायालय भी सबके सहयोग से अपना काम कर पाती है। एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया होती है। खुद एडवोकेट होने के बावजूद सामने बैठ के, और मैं ये सोचता था कि आसान काम नहीं है इन कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलना। बेंच पे बैठ के ऐसे थॉट्स आते थे सामने देख के सरकारी वकील महोदय कि आसान का, जब ये अपने रंग दिखाते थे ना वहां पे न्यायालय में कि आप आज तो इसमें फाइल में कोई आया नहीं, आज इसमें ये हो गया, ऐसा उनका चेहरा दिखा। और सारे एक जैसे भी नहीं होते। मैं फिर वही कह रहा नहीं, वो देखो 5 उंगलियां तो एक जैसी कभी नहीं होती हैं, पर लेकिन अगर ज्यादा इस तरह के लोग हो जाते हैं तो फिर गिनती वही आने लग जाती है कि खराब ज्यादा है। जितना न्यायालय पे, ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे टाइम बेशक लगो लेकिन मेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन इस इंसाफ में कितने लोगों ने किस मोड पे क्या टॉर्चर किया वो आपको मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया। इसमें सबसे गंदा रोल जो देखने को मिला वो सरकारी वकील का मिला। आईओ साहब के बारे में मैं आपको बताया। और जब मैं उस दिन गया अपना फैसला सुनने के लिए, मैं उस दिन कोट नहीं पहन के गया, मैंने कोट उतार दिया, क्योंकि मैं सम्मानजनक पेशे को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता था। मैं अपने व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट में गया। जो उस थाने के पैरोकार थे बहुत सज्जन आदमी है, देखो उसी थाने के पैरोकार, उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि मैं इस केस में हूँ। तो कहने लगे मुझे, वकील साहब किस टाइम आएगा फैसला? मैंने कहा 2 बजे आएगा। तो जब वे लोग सारे कटघरे की ओर जाने लगे, लास्ट शख्स मैं भी उस कटघरे की ओर बढ़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं भी आज अपना फैसला सुन। मैं मान ही नहीं सकता कि आप अपना फैसला सुन। तो उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि मैं भी इसी केस में अपना फैसला सुन। तो बहुत सारी पीड़ाएं हुई और एक जो महसूस हुआ, जो ट्रायल फाइल में चला, मेरी आंखों पे, मेरे दिल में, मेरे जहन में चला। और जो तारीख पे जाने से पहले का दिन होता था, तारीख से आने का दिन होता था, पूरा दिन आप वहां टेंशन में खड़े रहो और टेंशन में भी सारी चीजों पे पैनी नजर रखना। आपको बिल्कुल बारीकी की बात बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं रहता कि कौन आदमी किसके लिए काम कर। मुस्कुराते हुए हमारे से बोलते थे और बात दूसरी जगह पहुंचती थी। ईमानदारी की बात बताऊं, मैं बड़ा हैरान था। मुकदमा इतना हाईलाइट था, निर्दोष इसमें गलत फंसा था, तो सरकारी वकील साहब ने तो अपने रंग दिखाए। और भी जो स्टाफ में 1-2 आदमी थे वे भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, मान्य न्यायालय को भ्रमित करते थे। लेकिन मान्य न्यायाधीश महोदय बहुत ईमानदार थे, उन्होंने किसी की न सुना, उस केस की पूरी जांच पड़ताल करी, एक एक पहलू को गौर से पढ़ा और 19 सितंबर को मैं फैसले की डेट मुकर्रर करी कि 27 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। कौन से ईयर की बात है? ये 27 सितंबर 2023 को। 2023। तो जब 19 को फैसला इसमें सुनाया जाना था, 19 को डेट मिली मुझे फैसले की, तो मैंने अपने पिता को एक भी डेट नहीं बताई थी केस की। ये भी आपको आज जानकारी, खुद ही लड़ा सारा सब। मेरे पिता पूछते थे मुझसे कि केस का क्या चल रहा है। मैंने उन्हें अपने केस की जानकारी मैं इसलिए भी नहीं देता था कि वे बड़े सज्जन आदमी है। कौन आदमी किस हिसाब से उनसे बात पूछ उनके मुंह से कुछ निकल जा कि उसकी ये डेट लग रही है। मैंने किसी को बताया नहीं मेरी डेट कौन सी लग रही, कब जाना, मुझे क्या करना, वो मेरे दिल में ही रहता था। तो वे पूछते थे कि भाई केस में क्या चल रहा है। मैंने कहा वो तो फाइल बंद पड़ी कोविड के कारण, कुछ नहीं होगा। एक भी तारीख का नहीं पता उन्हें ये नहीं मालूम था कि जिस फाइल को ये कोविड के कारण ये कह रहा है कि बंद पड़ी है, क्योंकि मैं उस दर्द में उन्हें जीवाना नहीं चाहता था, जिस दर्द को मैं जी रहा था कि अगर मैं उन्हें, ये दोनों बुजुर्ग हो रहे हैं माँ बाप, कि मैं हर तीसरे दिन उसी तारीख को उसी टेंशन पे वहीं खड़ा रहता हूँ, तो शायद वे मेरी मदद ना कर पाते। मदद करने से बेहतर वे टेंशन में आ जाते। वे सोचते कि पता नहीं पैसे कहाँ से ला रहा है, आने जाने का भी खर्चा है। तो मैंने नहीं बताया उन्हें कि कौन सी तारीख लगी है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं। तो जब सारी तारीख पूरी हुई, 19 सितंबर को मुझे फैसले की डेट मिली, तब भी 19 को भी नहीं मैंने बताया। 2 दिन इंतजार करा, 3 दिन इंतजार करा, फिर मन में विचार आया कि शायद अब उन्हें जानने का हक है कौन से वो फैसले का दिन है। कल को अगर फैसला मेरे खिलाफ आता है तो ये कहेंगे कि हम इतना तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। मन में वो टीस नहीं रहनी चाहिए। मैंने उन्हें जो है लगभग 23 सितंबर के आसपास बता दिया कि 27 को मेरा फैसला सुनाया जाए। अब माँ बाप है, आसपास का माहौल आप समझते हो कि जो आदमी पता भी लेने जाता था, मेरी मम्मी अगर उनके सामने इमोशनल होकर रो देती थी तो ये बोलते थे कि रो मत, तुझे तो पूरी जिंदगी रोना। तो आप बताओ दिलासा हुई या निराशा हुई उनके जीवन में? निराशा ही हुई, दिलासा देने वाले तो मिलते ही कहाँ भाई। तो उन्हें ये
बोल के इतना डरा दिया मेरे, जैसे मैंने बताया आसपास तक न्यूज़पेपर में निकली उस केस में फैसला आएगा कि बस अमित तो कुछ ही दिन का मेहमान है। जब उनका फिर मेरे पिता का फिर पता नहीं उन्होंने खाना खाया उस टाइम पे नहीं खा, क्या उनके दर्द खून की आवाज में महसूस कर पा रहा था पर अच्छे से, क्योंकि नींद मुझे भी कहाँ आ रही थी, मेरी नींद उड़ी हुई थी। तो उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला जो अमित 3 साल से अपने माँ बाप से नहीं मिला था, होली दिवाली मेरठ में मनी हो जिसकी। उन्होंने कहा कि अमित 27 में तेरा फैसला आएगा और एक बार तो अपनी मम्मी से मिल जा, अगर तेरे साथ कुछ गड़बड़ होगी शायद तो अपनी माँ से नहीं मिल पाने का दोबारा। तो मेरे मन में भी दोबारा से ख्याल आया कि हाँ, बड़े से बड़ा काम माँ बाप का आशीर्वाद लेकर सिद्ध होता है, चल अमित तू एक बार मिल गया। तो मैं और एक मेरे साथी हम गांव में जाते, और गांव में मुझे नहीं पता वे कितनी देर से खड़े थे, उन्हें क्या आवाज था या मैं कितनी देर में गांव में जाऊंगा। मेरे माँ बाप दोनों गेट में खड़े थे जब मैं गया, और दोनों रो नहीं रहे थे, अंदर से खूब रो रहे थे, लेकिन वे मुझे रोता हुआ दिखा था, उनकी आंखों से आंसू पड़ रहे थे दोनों। और जब मैं आध घंटा 1 घंटा उनके बीच में बैठा, इतना ही रुक पाया था मैं वहाँ गाँव में। मैं ज्यादा आप समझ रहे निगेटिव ऊर्जा में रुक नहीं पाया, आसपास का माहौल। जब मैं गया तो आसपास के जो लोग थे वे हंस रहे थे मेरे कल के दिन कि आज ये आखिरी बार अपने माँ बाप से मिलना। ये सब बड़ी सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि आज इसकी अमित की अपने माँ बाप से आखिरी मुलाकात। उन्हें था कि कल इसे सजा हो जाएगी। तो मैंने मेहनत की थी अपने केस पे, मुझे फैक्ट पता था, उन्हें तो फैक्ट नहीं पता था। गाँव में बैठे थे, लोगों की चर्चाएं सुनते थे कि अगले केस में पुलिस वाला मर रहा है, तो उसी हिसाब से वे धारणाएं बनाए बैठे थे अपने मन में। तो मैं वहां से चल दिया, मैं मेरठ। मेरे पिता बोले मैं फैसले पाऊंगा, बहुत जिद की उन्होंने आने की, लेकिन मैंने 12 साल तक, अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने अपने पिता को चक्कर नहीं कटाए, तो वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक भी दिन चक्कर नहीं कटाया। मैं उस दिन भी नहीं लेगा अपने पिता को जिस दिन फैसला आया। मैंने कहा आप यहीं बैठना, वापसी आया तो खुश हो जाना, और कुछ गलत हुआ आंसू बहा लेना, लेकिन वहां का मुझे आप कमजोर मत करना। आप आओगे तो रहोगे, आप रहोगे तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो आप घर ही रहना। तो वे पिता भी अपना मन मजबूत करके घर रहे। और जिस दिन 27 सितंबर में फैसला आना था, मैं अपने पिता की बात बताऊं, आसपास गांव में, न्यूज़पेपर में, रिश्तेदारी में सब फोन फान आपस में हो रहे थे कि 27 में फैसला आएगा। तो मेरे पिता खेत में गए, मैं अपने पिता की जुबानी बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बात में बताई। मैंने जजमेंट पाने से रोक दिया, घर बैठा हुआ आदमी क्या करे। मेरी माँ घर रो रही थी, मेरे पिता खेत में रोने के लिए गए, क्योंकि वे मेरी माँ के सामने रोना भी नहीं चाहते थे। कुछ घंटे खेत में रहे, 9 बजे का आसपास का समय था, उनका मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि आज पता नहीं अमित के साथ क्या होगा। घर आके फिर वे बैठ के उन्हें लोग ये बोलने लगे कि आज तो अमित का फैसला आ रहा है, तुम यहीं पे घूम रहे हो। मतलब उन्होंने उस बात को उनके साथ वो टॉर्चर, हाँ उसका फैसला आ रहा है, मेरे नसीब में होगा तो वापिस आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात। सुन ली उन्होंने, उनके आशीर्वाद की बदौलत 2:57 पे वो दिन था कि जो 12 साल का जो मेरे माथे पे कलंक था वो मिट गया था। मेरे बहुत सारे दोस्त, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी दोस्त, वे मुलजिम की बेंच पे बैठे थे। मैंने कहा आप अंदर बैठ जाओ, करे अमित तो भी तो बैठता था यहाँ पे। और 26 की रात मुझे नींद नहीं आई थी। उस नींद में जो मैं अपने गिफ्ट के रिश्ते पैदा लेकर हुआ था, तो मेरे पास कोई रिश्ता नहीं था। जो मेरे खुद के चुने हुए संबंध थे वे सब मेरे साथ। ये जीवन की सच्चाई है। आपका अपना वो है जो दुख में आपके साथ खड़ा, आपकी सांसें थाम रहा। अपना वो हो ही नहीं सकता जिसे आपके सुख से फर्क न पड़ा, आपके दुख से फर्क न पड़ा। ये बड़ी दर्दनाक मोड़ से होकर जिंदगी गुजरी, और आगे का ये मेरा जो जीवन है ये अपने लिए नहीं जीना, मैं तो मर के जिया। नाउम्मीद जिंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है, नाउम्मीद जिंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है, तो शून्य से शिखर पर चलने में कहाँ डर लगता है। मैं तो शून्य आदमी था, खोने को कुछ मेरे पास था ही नहीं, और आज भी पाने को सब कुछ है। इससे ज्यादा मैं क्या खो सकता था, कुछ भी नहीं खो सकता था। तो मौत से वापस लौटा है तो खोने को तो क्या ही बचा। तो आर्मी में जो कोई जाता है तो उसका तन और मन कमजोर नहीं होता। तो मैं तो एक जवान की तरह से फेस किया, और लोगों की मदद करके इतनी मुझे खुशी मिलती है। मैंने मरणोपरांत अपनी आंखें भी एम्स में दान की है। सुभारती हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में मेरा नंबर लिखा है, उन्हें ये बोल भी रखा है स्पेशली हिदायत देकर, कोई निसाई व्यक्ति आएगा, पैसे नहीं होगा, आप परेशान न करना, मुझे बताना। मैं आज भी जाता हूँ, खुद जाता हूँ, खुद नहीं दे पाता तो यूनिवर्सिटी के तमाम साथियों को लेके जाता हूँ, लेकिन मन में ऐसी भावना नहीं कि किसी के काम ना आ सकूं। दूसरा, मेरा जीवन मिलास में हर वो अच्छा कार्य करूंगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं करूं कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाऊं, और मैं अपने अच्छे कार्यों की खुशबू आपको समाज में देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं तो एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, जब आपका ये जो भी 12 साल का जो संघर्ष रहा, जो कोर्ट में आपके हर महीने या जैसे भी आपका केस लगता रहा अलग, उसमें साथ देने वाले कौन लोग थे, उनका जिक्र करना चाहोगे? हाँ, साथ देने के भी कई मतलब तरीके होते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो आपको बिल्कुल अपनापन महसूस करा दे, हाँ ये तुम्हारे दुख की घड़ी में है।
LLM में जब मैं पढ़ाई वहाँ पे कर रहा था कैंपस में, तो प्रोफेसर साहब ने पूछा कि अमित, जब जेल से आदमी आता है तो समाज कैसे व्यवहार करता है। आपको मैं जानकारी दूं, मेरी LLM की जो पढ़ाई है, मैंने उसकी जो थीसिस तैयार करी, डिसर्टेशन शोध, वो जेल पर ही किया मैंने, क्योंकि वहाँ मेरे सपने टूटे थे। मैंने अपनी हर पॉजिटिव चीज जेल से ही उठा दी। तो जेल को मैं नकारात्मक नहीं लिया, सकारात्मक लिया कि यहाँ जहाँ से तेरे सब चीज टूटी तो यहीं से सब चीजें उठानी वहां से। तो जेल पे मैंने अपनी रिसर्च करी। तो मैंने क्लास में शायद उस टॉपिक पे मैं आधा घंटा बोला था। आधा घंटा बोलते बोलते मैं इमोशनल भी हुआ था। तो उन्होंने, डॉक्टर अपेक्षा चौधरी जी हमारी जो प्रोफेसर है, मैडम है, गुरु है, उन्होंने ये कहा कि भाई गुरु के साथ साथ तुम मुझे अपनी बड़ी बहन भी समझना। तो उनका आशीर्वाद मिला। फिर जब वो 9:15 9:30 बजे का टाइम होता था, बस में सफर का तारीख पे जाता था। तो इन 12 साल में एक मेरे साथी है दिल्ली में, फौजी है वे, भुवनेश भाई, उनका ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जो फोन है। तो वे पूछते थे कि अमित कहाँ है। मैंने कहा एक ही तो सफर दिया भगवान ने, तारीख। तो उन्हें मालूम रहता था कि अमित कहाँ है। फिर उसके बाद जो परिवार का प्यार महसूस नहीं हो पाया कभी। मुझे बाहर भगवान ने इतने अच्छे रिश्ते दिए कि वो परिवार का प्यार भी महसूस हुआ, उनके बीच में त्योहार भी मने, खुशी भी व्यक्त, सारी चीजें। उन्होंने मेरा सुख महसूस हुआ, उन्हें मेरा दुख महसूस हुआ। और जो मैं गिफ्ट के रिश्ते पैदा लेके हुआ था, उन्होंने ऐसी हालत में कर दिया, बच गया तो हमारा, फंस गया सरकार। तो ये चीजें हुई। माँ बाप का आशीर्वाद मिला। भाई ने अपने टाइम पे LLB के दौरान बहुत मदद करी। वो भी फिर कितनी कर सकता था। बताया ना, जिंदगी के कुछ संघर्ष इंसान को खुद ही तय करने होते हैं, लेकिन जब मुसीबत कमजोर नहीं इंसान को बनाती है, मजबूत बनाती है। तो मन मेरा इतना वो नहीं था कि मैं ये इसे फेस नहीं कर पाने का, करनी हुआ। बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया। एक मेरे साथी ऐसे भी है, मैं ये बताना भूल गया आपको, जो इस फैसले के इंतजार में इस दुनिया से ही चले गए। 38 साल उनकी एज थी। हरनिया का एक, भुवनेश भाई की तरह उनका भी रोज फोन आता था। भुवनेश भाई का यदि 9:15 बजे फोन आता था तो उनका 5:15 बजे शाम को आता था रोज फोन, लगातार। वे दूध लेने अपना जाते थे तो तब फोन मेरे पास ही करते थे और बड़े प्यार से बोलते थे। मेरे से एज में बड़े थे। बाबू तू परेशान तो नहीं, ऐसे मतलब बड़ी। आज भी वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर मैं अच्छी चीजें कहीं से भी ग्रहण करता हूँ जहाँ से मुझे मिलती है। एक आदमी का जो व्यवहार होता है वो एक आदमी से समाहित नहीं, तो वो जगह से छोटी छोटी कोर्स, उनकी आदत व्यवहार नोट करके अपने अंदर समाहित करता है। तो वो इंसान, यदि मैं किसी की आज मदद करता हूँ तो वे बाद में ये बोलते थे कि मैं जैसे बताता था, मैं आज तो वो आदमी आया था, उसका काम मैंने करा दिया। तो बोलते थे कि सही है बाबू, किसी की मदद करनी चाहिए। तो ये चीजें जब आदमी, जो आपका नेचर हो और उसी नेचर का आदमी मिला आपको, सकारात्मक दिशा में आपको ले जाना चाह रहा हो। और आज भी एक एडवोकेट का मेरी जेब में, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मुझे भी बोले कि अमित मैं ये चाहूँ कि जब भी तो इस कार्ड को देखें, वो दिखाना भी चाहूंगा। ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, ये दोनों ही मेरे कार्ड हुए थे। तो मुझे उनकी बात याद आती है हमेशा, जब भी मैं इन कार्ड को छूता हूँ, जब भी मैं अपना परिचय देता हूँ। वे इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने इसमें मेरी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद करी थी कि मैं चाहूंगा कि तू जब भी इन कार्ड को देखे तुझे अपने भाई की याद आवे, याद ही रहेगी उनके जीवन में। कहते थे कि जब तुझे इस चीज से छुटकारा मिलेगा कि वो पता नहीं मेरी जिंदगी का वो सबसे खुशनुमा दिन होगा। तो लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बहुत उन्होंने साथ दिया, आशीर्वाद दिया। मेरी जो थीसिस भी है वो मैंने सुधीर भाई को ही समर्पित करी। LLM की जो डिग्री है, डिसर्टेशन, उनका 12 दिन बाद, वो 1 नवंबर 2020 की उनकी वो थी। 12 नवंबर को मैंने अपनी थीसिस जमा करी थी। जो इंसान मेरी थीसिस पढ़ने का इच्छुक था, मुझे नहीं मालूम था कि उस आदमी को समर्पित करनी पड़ेगी। तो जीवन में अच्छे लोग मिले। सुधीर भाई का बहुत बड़ा योगदान है। वे जहाँ भी हो खुश रहो। फिर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में मिले। इतने अच्छे इंसान को खोने का आदमी को हमेशा मलाल रहता है। कहते हैं ना कि जाने वाले चले जाते हैं, हमें सताती है सिर्फ उनकी यादें। तो इंसान के अच्छे व्यवहार की, अच्छी आदत को याद किया जाए। बुरा इंसान होगा कोई याद नहीं करे, अच्छा होगा तो हमेशा याद करेंगे। सुधीर भाई का, गुरु का, प्रशांत भाई का, जो हॉस्टल वाले मेरे भाई है, बहुत सारे दोस्तों का, आदेश भाई, बहुत सारी है। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास कि अब मैंने बताया ना कि ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसका कर्जदार न हो। समय समय पर सबने आशीर्वाद दिया अपना। धीरे धीरे संघर्ष किया, आगे बढ़ता रहा। कभी मन में वो चाहनी थी, आप जैसा सोचते हो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो मन में कभी सोचा ही नहीं। हमेशा मुझे तो एजुकेटेड लोग मिले और दोस्त भी इतने अच्छे मिले। एक तो मेरे साथी अभी इसी महीने, कुछ ही महीने पहले मजिस्ट्रेट बने यूपी में। रात को जब 3rd डिग्री का दर्द होता था, वो इंसान मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाता था। जब वो दर्द कमर तक आता था, मेरे पैर तक दबाता था वो आदमी। तो उन दोस्तों का तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने इस पीड़ा को महसूस करा, इसे देखा। और एक मुझे भगवान ने, ईश्वर के आशीर्वाद से, इतना दुख सहने के बाद मुझे एक परिवार भी मिला जिन्होंने मुझे
बहुत लाड प्यार सम्मान दिया, मेरे इस दुख की घड़ी में भी साथ खड़े रहे। 26 की रात एक वो ऐसी रात थी कि शायद कल को आपके जीवन का ही ना आपको पता हो कल आपके साथ क्या होने वाला है। तो उस रात मेरे साथ डॉक्टर विपिन भैया थे, बहुत अच्छे इंसान है, उनके वे शब्द और उनका वो साथ पूरे परिवार का। डॉक्टर विपिन जो हैं वो आपके दोस्त प्रशांत के भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी फैमिली है, उस पूरे परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत मुझे हिम्मत दी जब मेरे पास ये मानो कि इंसान के पास कुछ होता नहीं ना तो डूबते को तिनके का सहारा, आपने एक चीज सुनी। और उस दौर में उस रात में भी साथ हो कि जब आपकी सांस और पैर दोनों घबराहट में 2 घंटे नींद आई थी। 2 घंटे भी नींद इसलिए आई थी कि मैं थका हुआ था, नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा उस रात। चाहे मन भी मान रहा हो कि पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल घबराता है, क्योंकि जो पिछला आपने देखा है ना, आपने जो 12 साल जो मैं झेल ली निर्दोष होते हुए, मैं मेहनत अपने ऊपर कर सकता था सारी, लेकिन कहते हैं ना कि न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला हो, जब तक वो नहीं आता तो एक अजीब सी घबराहट कोई कितना भी पॉजिटिव इंसान हो वो होती है। जब फैसला आया, फैसला सुनने के लिए खड़ा हुआ, तब भी पैर मेरे लड़खड़ा रहे थे, पता नहीं जिंदगी किस हो जाएगी। और जब शब्द सुनाए गए, अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया, अमित को अदालत बाइज्जत बरी करती है, तो वे सब जिंदगी में कभी ना भूल पाऊं। दूसरा मेरा आप जन्म मान लो, एक अजीब सी स्थिति जो कभी मैं सपने में नहीं सोची थी, जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, वो चीज झेल का आया। जिस परिस्थिति में मुझे समाज के ताने रिश्ते बनते और बिगड़ते दिखे हो, उस परिस्थिति में जहाँ वो समाज जिससे आप उम्मीद करते हो, समाज की हम चर्चा करते हैं कि वो समाज सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि कोट पहन रहा मुझे समाज ने गिफ्ट दिया, ये जबरदस्ती छीना मैंने उनसे। तो ये वास्तविकता थी जीवन की, आप अच्छा करोगे तो समाज भी अच्छा बोलेगा। बुरा टाइम आ जाता है किसी पे। मैंने जो क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मैंने इस दाग को मिटाने में बड़ा धैर्य रखा, अपना आपको बौखलाहट में नहीं मैं पैदा करी, हिम्मत रखा, जुनून रखा, जज्बा रखा, संकल्प था कि जहां अपमान हो रहा हो यहीं सम्मान पड़ा। बुरे दौर में जब आर्थिक और मानसिक और भुखमरी में मैं जी रहा हूँ, उस पल में अपना दाग मिटाने की मैंने जो एक तरह से कैरियर भी बनाया वकालत में। जो वकील मैं नहीं बनना चाहता था कभी, मैं तो आर्मी में जाना चाहता था। यदि मैं अपना कैरियर बनाया, अपना दाग मिटाया, ये अच्छे लोग मिले, भगवान ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मानने लगू मैंने, ईश्वर ने मुझे जो राह दिखाई मैंने उसमें अपना किरदार निभाया। तो जिंदगी में चाहे सुख आओ चाहे दुख आए, अपना किरदार शिद्दत से निभाओ और जीत 100% होगी। जब आपकी सारी उम्मीदें, आंखों की रोशनी एक तरह से धूमिल हो जाए, उम्मीद की किरण आदमी को तब भी नहीं कभी छोड़ना चाहिए। जब खंडर मकान में भी एक आपने दरीचा देखा होगा, उसमें भी एक लो की किरण होती है, आशा की किरण होती है कि आप वापसी करते हो। मेरी आंख में जो आंसू आए थे, मेरे दिल में जो मेरे अंदर एक अजीब सी वो पैदा हुई थी, घुटन पैदा हुई थी, एक मैं उस पर बात बोलना चाहता हूँ। घुटन में आंख में आंसू का मेल मत लिखना, घुटन में आंख में आंसू का मेल मत लिखना, और नसीब में किसी निर्दोष के जेल मत लिख। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि एक बार कहते ही तुम आ गए। और बहुत इंस्पिरेशनल है कि अपना मनोबल मत टूटने दो, हिम्मत रखो और हिम्मत करने से ही आगे बढ़ोगे। वो एक कहावत है ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो आप हिम्मत करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आपके सच्चा जो अगर सफर है तो उसमें आपको साथी मिलते चले जाएंगे जो आपको साथ देंगे। अपना खुद का मनोबल बना के रखना ही सबसे जरूरी है, वो हर विपरीत परिस्थिति में आपको निकाल ले जाएगा। आगे का क्या विचार है अमित? आगे का विचार मेरा क्रिमिनल जस्टिस में पीएचडी करने का है। लोगों की आवाज बनना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और 10 से 5 वाला वकील भी बनना चाहता हूँ। जिसने जिस टाइम अपनी पीड़ा साझा करनी है, उनके दर्द को महसूस करते हुए लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अपने अच्छे कार्यों से समाज में एक खुशबू पैदा करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए आशा की किरण बनना चाहता हूँ। जो लोग अपने रास्ते से भटक रहे हो, अपनी उम्मीद की किरण मतलब खो चुके हैं, उन्हें वापस रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा। आगे का मेरा एक विजन है, कई जेलों में अभी मुझे इन्वाइट किया गया कि अगर किसी 100 बच्चों के बीच में अपनी बात रखूं, अगर 5 बच्चे भी मेरी बात से एक अच्छे रास्ते पे, नेक नियति के रास्ते पे वापिस लौटेंगे, तो मैं बड़े अपना आप को गौरवशाली महसूस करूंगा कि मैं अपने लिए जी रहा, समाज के लिए जी रहा हूँ, देश के लिए जी रहा हूँ। आर्मी में मैं जा नहीं पाया था, इस देश का जवान बनना मैं चाहता था, लेकिन अब भी मैं इस देश के लिए समर्पित भाव से कुछ न कुछ अच्छा करने का, समाज के लिए, युवाओं के लिए करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात है भाई, हमारी तरफ से आशीर्वाद है आपको। आपको बहुत खूब आगे बढ़े, खुश रहें। बहुत झेला है आपने, और यही चाहूंगी कि आगे आप खुशियां बांटे और आपको भगवान बहुत खुशियां दे। खुश रहें हमेशा। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हमने बात की अमित से, कई बार इमोशनल भी
भी हुए हम। बहुत डिफिकल्ट रही है अमित की जर्नी, आपने पूरी सुनी होगी अभी। कमेंट करके उसको आशीर्वाद दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कोई एक भी अगर सीख पाएगा तो पॉडकास्ट का होना सफल हो जाएगा। इसी तरह की स्टोरीज अगर आपके पास है, कोई भी स्टोरीज हो जिससे कोई भी इंस्पायर हो सके, तो प्लीज हमें जरूर मेल करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।